बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, कमर्शियल ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट किए हैं। कमर्शियल ज्योग्राफी जो है वो सेकेंड ईयर कॉमर्स का सब्जेक्ट है, जो कि दो हिस्सों में डिवाइड है, वर्ल्ड सेक्शन और पाकिस्तान सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले नंबर वन क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट आउट किया है, जो इम्पोर्टेंट आए हैं उन सब के मैंने आंसर सॉल्व किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कमर्शियल ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये समझ लें कमर्शियल ज्योग्राफी कहते हैं किसको है। कमर्शियल कहते हैं तिजारत को, और यानी तिजारती। और ज्योग्राफी मीन्स के ज़मीन की इल्म, यानी जोग्राफिया ज्योग्राफी मीन्स के ज़मीन का इल्म, और कमर्शियल मीन्स तिजारत। इसका मतलब ये हो कि जो ज़मीन पे तिजारत हो रही है उसकी नॉलेज। तो कमर्शियल ज्योग्राफी जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्यों नहीं होगी। इंडस्ट्रियलिस्ट के इसलिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि अगर एक मार्केट में चीज़ अवेलेबल है और मटेरियल, लेबर और इसके अलावा उससे रिलेटेड चीज़ें जो अवेलेबल हैं, तभी तो एक प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बनाने वाला उसकी मदद से प्रोडक्ट को तैयार करेगा। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन एक इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है, एक फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा, मटेरियल बाय करेगा और लेबर को हायर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको लेबर मार्केट और रॉ मटेरियल जिस अब मार्केट जिस रुपीज में अवेलेबल है, जिस प्राइस पे अवेलेबल है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसको। तो ही इज ऑल्सो इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट्स फॉर हिज प्रोडक्ट। देयर फॉर विद द स्टडी ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी ही कैन बी इन पोजिशन टू डू थिंग्स इजिली। तो कमर्शियल ज्योग्राफी की नॉलेज होने की वजह से उसके लिए आसानी हो जाएगी इन चीज़ों को सर्च करने में। नंबर टू क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। अब आ जाती है बात की कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या फर्क है। तो सबसे पहले तो कॉमर्स कहते हैं तिजारत को, बिजनेस को, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी, उसके अंदर सारे बिजनेसेस ही आ जाते हैं। फर्क यह है कि कॉमर्स सिंपल एक बिजनेस की बात हो रही है। एक कंट्री में जो बिजनेस हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज सेल की जा रही है, परचेज की जा रही है, ये दो कंट्री के दरमियान सेल परचेज हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कॉमर्स है, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है। दूसरा आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ी टर्म है। कॉमर्स उसका एक पार्ट है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल के मार्केट्स फॉल अंडर द लार्जर rubric of an economics, so does things that pertains to the internal state of countries such as consumer spending। यानी इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, यानी इकोनॉमी जिस तरह से चल रही होगी, एक कंट्री की इकोनॉमी जिस कंडीशन में होगी उस हिसाब से वहाँ का बिजनेस भी चल रहा होगा। जैसे कि अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या ये कह लें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए क्या हो रही है, मुतासिर हो रही है। तो जिसका इफेक्ट बिजनेस पे भी पड़ेगा, यानी कॉमर्स पे पड़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमर्स डिपेंड कर रही है इकोनॉमिक्स पे, और इकोनॉमिक्स इज अ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, एनी कंट्री, एंड इकोनॉमिक्स इज अ कंडीशन ऑफ एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नंबर थ्री आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपेक। ओपेक मीन्स कि ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि जो कंट्रीज जो क्या करती हैं, मार्केट में पेट्रोल यानी ऑयल सेल करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ताकि बनाई गई है ताकि वो उससे रिलेटेड पॉलिसीज को बना सकें। तो इसकी मेंबर कंट्रीज में कौन कौन है ओपेक में? अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल जेनीवा, गबून, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया वगैरह। ये सारे वो कंट्रीज हैं जो अरब कंट्रीज हैं, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा पैदा होता है, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर।
अब फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर दो किस्म के होते हैं, याद रखिएगा, एक नेचुरल फर्टिलाइजर और एक केमिकल फर्टिलाइजर। यहाँ पे पूछा है कि फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, और फिर केमिकल फर्टिलाइजर की टाइप्स पूछी है। तो फंक्शन क्या है केमिकल के फर्टिलाइजर के, कि वो जमीन में से मिनरल्स जो है वो प्रोवाइड करता है किसको? पौधों को। तो फर्टिलाइजर रिप्लेस द न्यूट्रिशन दैट क्रॉप्स रिमूव फ्रॉम सॉइल, यानी जो जमीन में से नमकियात एक प्लांट एब्जॉर्ब करता है, फर्टिलाइजर उसको जल्दी प्रोवाइड कर देता है। विदाउट द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की गैर मौजूदगी में क्रॉप यील्ड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वुड बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। तो जो है वो एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिविटी जो है क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई मिनरल फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू supplement the soil nutrition stock with mineral that can be quickly absorbed and used by crops। तो इसलिए फर्टिलाइजर जो है वो जमीन में से न्यूट्रिशन निकाल के मिनरल्स की फॉर्म में पौधों को देता है, पौधे से एब्जॉर्ब करते हैं जल्दी। अब आ जाते हैं टाइप्स। इसके फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं? मुख्तलिफ हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फ्यूरिक फर्टिलाइजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, ये इसकी टाइप्स हैं। अब नंबर 5 क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में, ये वर्ल्ड सेक्शन चल रहा है, याद रखिएगा। तो उसमें कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बताएं क्या होता है? पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन यानी आबादी किसी भी कंट्री की, उसकी ग्रोथ रेट किस तरह से मालूम की जाती है? कि एनुअल एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज, यानी जितना पॉपुलेशन में चेंज आया है एक साल के दौरान एक कंट्री में, और it expressed as the ratio between the annual increase in the population size and the total population for the year usually multiplied by 100। यानी हमने पिछले साल के मुकाबले में जितना चेंज आया पॉपुलेशन का वो हमने ऊपर रखना है, और नीचे उसके डिनोमिनेटर में हमने जो है वो टोटल प्रीवियस पॉपुलेशन जो पहले थी वो रखनी है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज पता चल जाएगी। नंबर 6 क्वेश्चन है कि राइट नोट ऑन सोलर टेक्नोलॉजी एंड इट्स टाइप। सोलर टेक्नोलॉजी आपको तो पता ही होगा, सोलर टेक्नोलॉजी जो कि सूरज की छांव से जो है वो बिजली जो है प्रोड्यूस की जा रही होती है। तो सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर पावर क्या है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी आइदर डायरेक्टली और यूजिंग फोटो वोल्टेक्सिक्स। ठीक है, फोटो वोल्टेक्स। तो इसमें क्या है? इनडायरेक्टली यूजिंग कंसंट्रेटेड सोलर पावर और कॉम्बिनेशन, यानी यह होता है कि या तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा होता है सूरज की शुआओं को, या फिर वोल्टेक्स फोटोवोल्टिक्स के थ्रू इनडायरेक्टली शुआओं को अपने पास एब्जॉर्ब कर रहा होता है सोलर सिस्टम। तो इस तरह से क्या होता है कि टेक्नोलॉजी है जो है वो सोलर टेक्नोलॉजी एक बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है। टाइप्स इसकी कौन कौन सी? फोटोवोल्टेटिक टेक्नोलॉजी है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट करती है सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी को भी अंदर। दूसरी आ जाती है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, कनेक्ट्स इट्स हीट, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी विच कैप्चर्स द सन हीट। दूसरी थर्मल टेक्नोलॉजी है जो कि हीट को क्या करती है? कनेक्ट करती है, और थर्मल टेक्नोलॉजी जो है वो कैप्चर कर लेती है सन हीट को। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट नोट ऑन इंटर रिलेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटीज आपको पता ही है, यानी बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज में आती हैं। उनका इंटर रिलेशन बताएं, यानी आपस में सब कमर्शियल एक्टिविटीज का क्या ताल्लुक है? जाहिर सी बात है बहुत सारे ताल्लुक है। एक प्रोडक्शन हो रही है एक कंपनी में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए, डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, ट्रांसपोर्ट होगी वो, और वेयर हाउसिंग में रखी जाएगी, इंश्योरेंस होगी, उसकी बैंकिंग होगी। सारे एक दूसरे से बैंकिंग बिजनेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं। यानी इंश्योरेंस का बिजनेस जो है वो एक नॉर्मल बिजनेस से कनेक्टेड है किसी फैक्ट्री से, वेयर हाउसिंग जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फैक्ट्री की प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो ये बैंकिंग जो है वो बिजनेस रिलेटेड है। तो ये सारे हमारे जो है वो इंटर रिलेशन कमर्शियल एक्टिविटीज आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग सिंपल ये समझ लें कि ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है कि हम जो भी फार्म के अंदर वेजिटेबल या कोई और प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, चाहे वो लाइव स्टॉक फार्मिंग हो जानवरों की, चाहे वो वेजिटेबल फार्मिंग हो, उसको ट्रक के जरिए शहरों तक पहुंचाया जाए जल्द से जल्द, इसको हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रक फार्मिंग का मतलब ये कि फार्म के जरिए प्रोडक्ट को शहरों तक पहुंचाया जा रहा है या उस जगह पर जहाँ पे उनको सेल किया जाता है, इसको हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाई इज रबर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लांट।
हम रबर को इक्वेटोरियल प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रॉपिकल ट्रीज है और ऐसे इलाकों में होता है जो कि यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, इसी तरह इसीलिए इसको ट्रॉपिकल ट्रीज कहा जाता है। जहाँ पे 10 सेंटीग्रेड से 10 जो है वो सेंसियस तक जो है वो आपका इक्वेटर होता है, यानी 10 N से इन नॉर्थ से 10 साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो प्लांट्स आइदर गो वाइल्ड, तो जो उसके प्लांट्स हैं वो या तो ग्रो किए जाते हैं या वाइल्ड जंगली पैदा हो जाते हैं, या फिर उनको जो है वो प्लांटेशन की जाती है। द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर सुटेबल Equatorial region of the world are suitable for rubber cultivation. Therefore, it is called equatorial plant. इसलिए इसको हम equatorial plant कहते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है कि what is fertilizer? List the functions of three major elements of fertilizer. Fertilizer, natural or artificial substance containing the chemical elements that improve growth and productiveness of plant. तो फर्टिलाइजर नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो सब्सटेंस, तो केमिकल एलिमेंट्स क्या करता है, ग्रोथ करता है, प्रोडक्टिवनेस कर दिखाता है उसको प्लांट को। आई थिंक हम लोग ये फंक्शन तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिफरेंस बिटवीन ड्राई पोर्ट एंड सी पोर्ट। सी पोर्ट और ड्राई पोर्ट में क्या फर्क है? स्टूडेंट आपने सी पोर्ट के बारे में तो पढ़ा होगा, सुना होगा कि सी पोर्ट मीन्स कि जहाँ पे समंदर होता है वहाँ पे पोर्ट बना दी जाती है और समंदर के जरिए जो है वो शिप्स के जरिए प्रोडक्ट सेल जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जा रही होती है। जैसे कराची में इम्पोर्ट की जा रही होती है, एक्सपोर्ट की जा रही होती है सी के जरिए। तो वहाँ पे पोर्ट बने होते हैं जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं, उनको सी पोर्ट कहते हैं। और जो है ड्राई पोर्ट ये होता है कि अगर कोई ऐसा सिटी कि जहाँ पर सी पोर्ट नहीं है और वहाँ पर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जा रही है, तो डायरेक्टली वहाँ से प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट होती है, फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को, तो हमारे पास उस सिटी में फॉर एग्जांपल लाहौर में वहाँ पे सी पोर्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे ड्राई पोर्ट बना होगा कि जहाँ से पोर्ट पे चीज़ उतरते ही डायरेक्ट कहाँ पे चली जाएगी, ड्राई पोर्ट पे चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ड्राई पोर्ट क्या एक टर्मिनल है, इनलैंड टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड बाय रोड और रेल टू अ सी पोर्ट, जो कि सी पोर्ट से जब वो रेल के जरिए ये रोड के जरिए डायरेक्टली कनेक्टेड है और वहां पे चीज पहुंच जाती है। सी पोर्ट तो आपको पता ही है कि जहाँ ऐसा प्लेस की जहाँ पे शिप्स यूज होती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए और गुड्स को प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है कि यूएसए और कनाडा क्यों जो है वो इम्पोर्टर हैं, आर द इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द आयरन। आयरन के और के जो है वो एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, क्योंकि ये कंट्रीज क्या करती हैं, मेजर आयरन और को वर्ल्ड में पूरी दुनिया में जो है वो क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं, जिसमें चाइना भी आ जाता है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया, कनाडा एंड यूएस। तो द टाइप ऑफ आयरन और फाउंड इन दीज कंट्रीज, बहुत सारी क्वांटिटी में इन कंट्रीज में अवेलेबल होता है, वेरीज फ्रॉम ईच अदर। दिस फैक्टर फोर्सेस और कंपेल्स कंट्रीज इंपोर्ट दैट काइंड ऑफ iron ore which is not found or in is short in the country. Therefore, Canada and USA also import and export iron ore. इसलिए कनाडा और एक्सपोर्ट भी करते हैं और उसको इंपोर्ट भी करते हैं अगर उनके पास वो कम हो जाए कंट्री में। नंबर 13 है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन और। आयरन और की इम्पोर्टेंस क्या है? आयरन और एक, हम ये कह सकते हैं कच्चा लोहा है जो कि माइंस में पैदा होता है, माइंस में से निकलता है और हम उसको प्रोसेस करके जो है उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। 98% जो है आयरन और स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टील क्या है कि जिसके अंदर और भी मटेरियल मिनरल्स मिलाए जाते हैं और उससे उसको स्टील बनाई जाती है। तो स्टील जो है वो इसलिए भी ज़्यादा बनाई जा रही होती है क्योंकि स्टील के बर्तन बनते हैं और वो उनको सेल किया जाता है, या फिर ऐसी चीज़ें बनती हैं जो मशीन का पार्ट होती हैं या किसी और चीज़ का पार्ट होती है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, नेम द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से हैं दुनिया के? तो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज की जब हम बात करते हैं तो कॉटन ग्रोज इन वार्म क्लाइमेट्स। कॉटन जो है वो वार्म क्लाइमेट्स में जो है वो ज़्यादा पैदा होता है, जहाँ पे गर्म मौसम होता है। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में यूएस में भी पैदा होता है और उज्बेकिस्तान, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इंडिया। अदर लीडिंग कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज आर ब्राजील, पाकिस्तान एंड
टर्की, इन कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी काफी क्वांटिटी में, मिकदार में कॉटन पैदा होता है। नंबर 15 आ जाता है क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज कोल। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज कोल। कोल की जब हम बात करते हैं तो कोल यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो माइन से निकलता है। इसको हम एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर इसके हम कंबशन करते हैं तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करता है, यानी इसको दोबारा हम जब इस्तेमाल नहीं कर सकते एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद। रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, पत्थर ब्लैक कलर के होते हैं या ब्राउनिश ब्लैक कलर के होते हैं। टाइप्स ऑफ कोल कितने किस्म की हैं, जिसमें नाम है एंथ्रासाइट, बाइटुमेनियस, सबटोमोनियस एंड लिग्नाइट। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 किसका। अब शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ये फाइंड आउट किए हैं पाकिस्तान सेक्शन के। 4 एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स जो मेन है पाकिस्तान के अंदर। नंबर 1 वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग कहते हैं कि पानी एक जगह खड़ा रहता है तो जमीन वो खराब हो जाती है, दलदल की तरह बच जाती है, तो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। सैलिनिटी कहते हैं कि जमीन का पानी, जमीन का नमक जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जमीन की सतह पर आ जाता है, तो वहां पर प्लांटेशन नहीं हो सकती। स्लो ग्रोथ ऑफ एलाइड प्रोडक्ट्स। एलाइड प्रोडक्ट जो है उनकी स्लो ग्रोथ होती है। एलाइड प्रोडक्ट्स होती वो होती हैं कि जो कि इनडायरेक्टली जो है वो क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं एग्रीकल्चर से, तो हेल्प जो कि हेल्प करती है फार्मर को टू इम्प्रूव द हिज लिविंग स्टैंडर्ड। पाकिस्तान इज इनसफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, मिल्क, पोल्ट्री, फिशरीज, लाइव स्टॉक एंड फॉरेस्ट्री वगैरह। तो नतीजे के तौर पे क्या होता है, फूड क्वालिटी पुअर रहती है और हम इंडस्ट्रीज जो है वो अब, और इसी तरह इंडस्ट्रीज सच एज फर्नीचर, टेक्सटाइल एंड डेयरी कैन नॉट बी डेवलप। तो इसकी वजह ये है कि जो बहुत सारी कंट्री इंडस्ट्रीज हैं जो कि अभी तक डेवलप नहीं हो सकी हैं। नंबर 3 आ जाता है कि लो पर एकड़ यील्ड यानी पर एकड़ जो है पैदावार वो कम है। उसकी वजह ये है कि दूर दूर जमीनें और उनके ऊपर कम एग्रीकल्चर जो है वो की जा रही है। नंबर 4 है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं एक निज़ाम, तो मुल्क में बिजली, गैस, पानी, सड़क और रेलवे और एजुकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो किस में आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आ जाती हैं, जो कि इनको प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्हाट आर द 2 ways टू ग्रो ए कमर्शियल आर्टिकल एक्टिविटीज। अब कह रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती हैं। गेट यू नो योर कस्टमर, जो कि कस्टमर के जो कस्टमर को इंक्रीज करने के लिए की जा रही होती है। नंबर 1 जैसे गेट टू नो योर कस्टमर, कस्टमर आपका क्या चाहता है, ठीक है, और उसकी क्या नीड है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। यू कैन गेन insight into your customer by personalizing your service and encouraging them to provide you with feedback। तो अब आ जाता है फिर इसके बाद कि ऑफर ग्रेट कस्टमर सर्विस। ग्रेट कस्टमर सर्विस मीन्स कि कस्टमर को हमने अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है वो, ये इसी वजह से हमारे पास जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज हमारी बढ़ेंगी। कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाया जा सकता है कि कस्टमर की नीड को हम समझें और कस्टमर को हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, बल्कि हम उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपका वो परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। अब आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज सेंसस। सेंसस आपको पता है, सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को, काउंटिंग करना किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन की, इसको हम सेंसस कहते हैं। पाकिस्तान में 98 में किए गए थे लास्ट टाइम, उसके बाद 2017 में किए गए, लेकिन उनको कंप्लीट नहीं किया गया, जहाँ पे पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। नंबर 5 है स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ मोटरवे ओवर नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के बजाय जो है मोटरवे के अंदर क्या एडवांटेजेस है। प्लस ज़्यादा ये एडवांटेज है कि स्पीड वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जल्दी हम रास्ता तय कर लेते हैं। कनेक्ट द प्रोविंशियल कैपिटल विद इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के कैपिटल से मिलता है। और कनेक्ट कराची एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर मेकिंग कमर्शियल गेन्स। और कमर्शियल गेन हासिल करने के लिए कराची और ग्वादर जो उसके कंट्री के पार्ट जो है वो मुख्तलिफ जगहों से कनेक्टेड है। और इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ कंट्री एज अ इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर। इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर भी जो है वो उसकी वजह से इम्प्रूव होती है, मोटरवे की वजह से। मोटरवे की वजह से हर काम जल्दी होता है। नंबर 6 आ जाता है क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड मूनसून।
That is the importance of monsoon season rainfall in Pakistan. मानसून सीजन या रेनफॉल पाकिस्तान में क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? समर मानसून सीजन पाकिस्तान में आता है जून जुलाई के महीने में, जून जुलाई अगस्त के महीने में। इसकी इंपॉर्टेंस ये कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एंड सोशल पर्पस के लिए फायदे हैं इसके। और द रेन आर नॉट ओनली यूज फॉर वाटर नीड्स ऑफ प्लांटेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑल्सो टू किल द इंसेक्ट बाय फिजिकल बीटिंग, बल्कि इससे इंसेक्ट भी जो है वो क्या होता है, किल हो जाता है। नंबर 7 के व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक तेजी के साथ ई कॉमर्स जो बढ़ रही है, उसकी जो वजूहत क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स कि हम नेट के जरिए हम क्या कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। तो इन द होल वर्ल्ड has made it possible for economic development. E-commerce globally has grown enormously in the past 20 years, with growth rate of sales are standing at 13%, which equates to sales that were worth an estimate $2.9 trillion. So, as per local trade resources, पाकिस्तान जो है वो 46 नंबर पे आता है ई कॉमर्स के हिसाब की मार्केट में, विद रेवेन्यू ऑफ US डॉलर 4 बिलियन इन 2020 में। पाकिस्तान ने $4 बिलियन जो है वो ऑनलाइन की मदद से कमाया। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो कॉजेज क्या है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, पूरी दुनिया में बिजनेस हो रहा है। और जो वैरायटी प्रोडक्ट है, ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है प्रोडक्ट की। और इसके अलावा जो है वो कन्वीनियंस ऑफ अवेलेबिलिटी, आप चीज़ अवेलेबल होती है मिलने के लिए। और यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वगैरह। और रेंज रेव सॉरी रेवेन्यू एक्स बिजनेस एंड कंट्रीब्यूटिंग इन जीडीपी, और इसके अलावा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होना इसका। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन कहते हैं कि रूरल एरिया से जो लोग माइग्रेट करके शहरी इलाकों में आते हैं, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। उसकी वजह ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, सोशल बेनिफिट। यानी शहरों में क्या है, इंडस्ट्रीज हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, मॉडर्नाइजेशन एंड चेंजेस इन द मोड ऑफ लिविंग, और रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह। अब आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब द फिजिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ व्हीट। व्हीट की जो है वो ग्रोथ की फिजिकल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या है? नंबर 1 टेम्परेचर, और रेनफॉल, सॉइल। ठीक है, तो आ जाता है आपके पास रेनफॉल। ये सारे क्या हैं, कंडीशंस हैं, फिजिकल और इकोनॉमिक कंडीशन, जिसकी वजह से वीट हमारा जो है वो जल्दी ग्रो करेगा। टेम्परेचर जाहिर सी बात है कितना चाहिए होता है इसके लिए, 15.5 सेंटीग्रेड। और वेदर जो है वो उसका, weather इसका तक अच्छा, ये 15.5 सेंटीग्रेड। और रेनफॉल जो है 30 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जो है वो चाहिए होती है। और मेजर वीट लैंड्स ऑफ टेम्परेट रीजन्स हैव एनुअल रेनफॉल 38 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक है। और इसके बाद आ जाता है सॉइल, जमीन, मट्टी, जो आइदर लाइट क्ले और हैवी लूम, यानी हैवी मट्टी या लाइट के लूम दोनों ही पॉसिबल है। नंबर 4 आ जाता है कि टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि व्हाट इज ग्रोन in plain as well as in rolling topology, which provides adequate drainage and at the same time facilities of the use of machinery। तो ये टोपोग्राफी आ जाती है। उसके बाद फिर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, बट राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के कितने मेथड है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, मल्टी क्रॉप फार्मिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग वगैरह। ठीक है, ये फार्मिंग का वैसे क्वेश्चन इसको शॉर्ट में आना था, लेकिन मैंने गलती से इसको लॉन्ग में डाल दिया। इसको मैं शॉर्ट में ही डाल दूंगा, यहाँ से मैंने हटा दिया। और इसको हम डाल देते हैं शॉर्ट में।
अब आ जाता है आपके पास जो लॉन्ग में दूसरा क्वेश्चन। राइट नोट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आयरन और, ये सारे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको पता ही है किसको कहते हैं। यहाँ पे हम प्रोवाइडिंग कर रहे हो सब, परचेजिंग या सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एनी एक्शन दैट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, प्रोडक्ट वगैरह। तो जहाँ पे ये सब चीज़ें परफॉर्म हो रही है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं। आयरन और डिपॉजिट यानी आयरन के जखायर, जिसमें जो है वो आपका मिनरल्स की फॉर्म में होता है, माइंस में से निकलता है। और अर्थ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन और डिपॉजिट्स जो फाउंड किए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। They form from chemical reaction that combine iron and oxygen in marine and fresh water. The two most important minerals in these deposits are iron oxide and magnetite. फिर इसी तरह कमर्शियल यूज ऑफ शुगर केन है। शुगर केन तो आपको पता ही है, शुगर गन्ने का इस्तेमाल, उससे जो शुगर बनती है। और इसके अलावा जो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, पाकिस्तान में फॉरेस्ट बहुत कम है। और जो है वो फॉरेस्ट की जो है वो मदद से हम बहुत सारे जानवरों को सेव कर सकते हैं। गवर्नमेंट का पूरा इरादा होता है, इरादा होता है कि यहाँ पे तो फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान में जो कि बहुत कम है, तो फॉरेस्ट में भी लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए आते हैं, टूरिज्म होती है। इसी तरह फिर आपका आ जाता है फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लेन टू। फिजिकल फीचर यानी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान इज लोकेटेड इन बिटवीन फोर कंट्रीज एंड द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान दैट इज चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान। ये सारी जो है वो कंट्रीज से हमारी बॉर्डर ली हुई है। ये जो फिजिकल फीचर है पाकिस्तान की जो है वो, जिनमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, इराक, ताजिकिस्तान वगैरह शामिल है। तो ये सारी हो गई टाइप्स। इसी तरह अपर प्लेन ऑफ रिवर इंडस, जो दरिया अपर प्लेन बोलते हैं उसका अपर प्लेन रिवर इंडस कहेंगे। इसी तरह वेस्टर्न माउंटेन एरिया है जहाँ पे बारिश की तादाद भी लिखी हुई है।
आ जाते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जो है वो फिजिकल फीचर एक्सप्लेन किए जाते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से डिवाइड है, जिसमें वेस्टर्न माउंटेन एरियाज हैं, नॉर्दर्न माउंटेन, बलूचिस्तान प्लेटो वगैरह मौजूद है। तो ये अपर प्लेन, रिवर इंडस, मोस्ट वेस्टर्न माउंटेन्स वगैरह है। तो इसी तरह इंडस रिवर जो इरिगेशन सिस्टम है, जहाँ पे रिवर्स जो है के करीब जो ज़मीन है उस पे एग्रीकल्चर की जा रही होती है। तो ये थे हमारे टॉपिक, इसी तरह रिसोर्स एनर्जी के बारे में है। और ये सब हमारे सारे टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।